गुड मॉर्निंग जी. राइट ऑन द क्वेश्चन. कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड. कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड calculate the energy required to promote the electron of lithium 2 plus ion from ground state to third excited state. ठीक है. पहले भी आपको बताया था कि जब आपको इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करवाना है फ्रॉम लो एनर्जी स्टेट टू हाई एनर्जी स्टेट तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. ऐसा ही कोई बताया था, है ना. तो यहाँ पे देखो स्टेट्स को आइडेंटिफाई करो. कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रमोट द इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम 2+. लिथियम 2+ का मतलब है Z की वैल्यू कितनी है 3. फ्रॉम ग्राउंड स्टेट जो इलेक्ट्रॉन है आपका ग्राउंड स्टेट से जा रहा है थर्ड एक्साइटेड स्टेट. और ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी n1 की वैल्यू 1. ठीक है. और n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4. थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n इज इक्वल टू 4. तो n1 भी आ गया, n2 भी आ गया, z भी आ गया. एनर्जी फाइंड करनी है तो डेल्टा E इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर 18 माइनस 1/n1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n2 का होल स्क्वायर z स्क्वायर. यही था फॉर्मूला जो कल ही पढ़ा था ना, सैटरडे सॉरी. बस वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो फटाफट से. -+18 था. देख लो भाई अभी कॉपी में है, ऐसे डरा देते हो मुझे भी. +18 है सॉरी. 2.18 इंटू 10 की पावर 18 1/1 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर z 3 का होल स्क्वायर. अब इसे सॉल्व करना है, ये थोड़ी कैलकुलेशन है. करो सॉल्व. दिखाने बड़ी कॉपी कर दो, मैं वो लाके दिखा दूंगा. लास्ट क्लास से दिखाओ. नेक्स्ट टाइम से ऐसे मत करना. ये पहले इसमें करता हूँ, फिर उधर जाता हूँ और उसमें करता हूँ दूसरे इसमें चैप्टर वाले इसमें. ये देखो गलत करवा रहे हो ना. -18 ही है, -18 ही है. देखो एक जगह लिख गया होगा, हर जगह तो देखो. वो इतनी हाई, इतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, मैं वही सोच रहा हूँ. वही कर
कहीं गलती से छूट गया होगा माइनस साइन। कहाँ देखो, कहाँ लिखा है 18 दिखाना एक बारी। यहाँ पे लिखा हुआ है। अरे वो आयनाइजेशन है। हाँ आ गया आंसर, बताओ। 1.8360 इंटू 10⁻⁻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 यह क्वेश्चन हमने कर लिया था क्या? अच्छा कर लिया था हमने। क्वेश्चन नहीं किया था, बस क्वेश्चन नहीं किया था, सेम क्वेश्चन। अच्छा सेम क्वेश्चन करवा दिया हो। तभी तो आंसर बता दिया। अच्छा मैं ध्यान नहीं दिया, सॉरी। आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई थी। मुझे लगा मैंने नया क्वेश्चन पकड़ा दिया। ओके, राइट डाउन द क्वेश्चन। कैलकुलेट द आयनाइजेशन एंथैल्पी। कैलकुलेट द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम, हीलियम प्लस एंड लिथियम 2+ आयन। चलो फटाफट से करो, जूल्स में निकालना, ठीक है? ये जूल्स में निकालना। आयनाइजेशन एंथैल्पी का अच्छा खासा फॉर्मूला हमने सीखा है, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² अपॉन N1 का होल स्क्वायर। यही था ना? हाइड्रोजन एटम के अंदर और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के अंदर ये N1 हमेशा 1 ही रहना है। देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी का आप लोगों ने फॉर्मूला सीखा है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z² अपॉन N1 का होल स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के अंदर N1 की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z²। कोई प्रॉब्लम? हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए ये वाला फॉर्मूला बना सकता हूं। अब सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए निकालते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन। तो कितना आ गया, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1 का होल स्क्वायर, जो आपको दे देगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स। पहला हो गया। दूसरा देखो, हीलियम प्लस है। हीलियम प्लस इज हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज और हीलियम के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हीलियम प्लस इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 2 का होल स्क्वायर। 2.18 इंटू 4 10⁻⁻18, 2.18 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स। दूसरा भी हो गया। लिथियम 2+ के आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालनी है। लिथियम 2+ की आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालनी है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z का होल स्क्वायर, दैट इज 3 का होल स्क्वायर। 2.18 इंटू 9 10⁻⁻18, 2.18 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 19.62 इंटू 10⁻⁻18। मैंने आपको क्या बोला था, आंसर को आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो इसको कर दो 1.962 10⁻17 जूल्स। जब लेफ्ट में जाएंगे
जब डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है जी, डेसिमल को जब लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे पावर ऐड हो जाती है। ठीक है जी, आगे बढ़े, डालो हेडिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आपने जो लास्ट टॉपिक देखा था वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी था। अब आप हेडिंग डालो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसमें लिख लो पोटेंशियल रिक्वायर्ड, पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन to infinity from ground state, to remove the electron to infinity from ground state. देखो आपने एक ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ा था, डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 1 बाय N1 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 का होल स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है जी, और हमने क्या जाना था आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर कि N1 हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए, हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए आप लोगों ने क्या जाना था कि जो N1 की वैल्यू होती है वो तो 1 हो जाती है और N2 की वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है, और 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो डेल्टा E की जगह क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। भाई आप यहाँ पे 1 कर दोगे, यहाँ इन्फिनिटी कर दोगे, 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। मैं लिख ही देता हूँ आपको, 13.6 1 बाय 1 का होल स्क्वायर 1 बाय इन्फिनिटी का होल स्क्वायर इंटू जेड इंटू 1 का होल स्क्वायर। अब 1 बाय इन्फिनिटी तो 0, 1 बाय 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही है, बाहर भी 1 है, यानी कि घूम फिर के सारी कहानी क्या आ गई, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही आई ना हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन एंथैल्पी है ये, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर आपको जूल्स में निकालनी है तो ये रही, अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो ये रही। आपने क्या करना है, यहां से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से ई को हटा दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से ये आयनाइजेशन एंथैल्पी जो आपने निकाली है हाइड्रोजन एटम के लिए, इसकी जो यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें से ई हटा दो, ये आपका पोटेंशियल बन जाएगा। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल, अब पी लिख दिया मैंने, इज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 13.6 वोल्ट। पोटेंशियल वोल्ट में ही होता है ना, उतार लो, ये अगर उतारना है तो उतार लो, मर्जी है, वरना तो समझाने के लिए वही काफ़ी है, समझाने के लिए बस इतना ही काफ़ी है, बस इतना और इतना, बस। आगे बढ़े, डालो नेक्स्ट हेडिंग एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है? एक्साइटेशन एनर्जी आप बता सकते हो? हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का इलेक्ट्रॉन पहले वाले ऑर्बिट के अंदर है, दैट इज N1 इज इक्वल टू 1। एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को उठा के दूसरे में डाल दो, इलेक्ट्रॉन को उठा के तीसरे में डाल दो, पहले से तीसरे में डाल दो, पहले से चौथे में डाल दो, पहले से पांचवें में डाल दो, पहले से छठे में डाल दो। तो यही तो है एक्साइटेशन एनर्जी, यही तो है ना। लिखो एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, energy required to excite an electron from ground state to any other excited state, energy required to excite an electron
from ground state to any other excited state is known as excitation energy. Is known as excitation energy. ठीक है, आपने जितने भी क्वेश्चंस करने हैं ऐसा यूनिट्स में करने हैं. अगर कोई दूसरी यूनिट मिल जाए तो ठीक है. काफ़ी सारी ट्रिक्स आपको बता रखी है मैंने. ठीक है, देखो एक्साइटेशन का क्या मतलब होता है. जब आप इलेक्ट्रॉन को पहले वाले ऑर्बिट से जंप करवा देते हैं, किस किस में, 2 में करवा सकते हो, 3 में करवा सकते हो, 4 में करवा सकते हो, 5 में करवा सकते हो, 6 में करवा सकते हो एंड सो ऑन. इन्फिनिटी में भी तो करवा सकते हो, वो भी तो एक काइंड की एक्साइटेशन ही है. बट इन्फिनिटी वाले केस को तो हम एक स्पेशल टर्म दे चुके हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है जी, मान लो ये आपका न्यूक्लियस है. ठीक है जी, ये पहला ऑर्बिट दैट इज n1 इज इक्वल टू 1. ये आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये आपकी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये आपकी फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, ये आपकी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. सॉरी, अब देखो, अगर आप यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां जंप कराओगे तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी बोल सकता हूं. अगर आप यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां जंप कराओगे, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी, फोर्थ एक्साइटेशन एनर्जी. आया समझ में? तो फॉर्मूला क्या होगा भाई? आप लोगों ने सीखा है 2 लेवल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है. डेल्टा E इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर -18 1/n1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n2 का होल स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर. यही सीखा है ना भाई. एक्साइटेशन एनर्जी के अंदर तो n1 की वैल्यू 1 है, वो तो बदल ही नहीं रही है. तो यहां पे n1 की वैल्यू 1 को रखते हुए फिर से फॉर्मूले को लिख रहा हूं मैं. 2.18 इंटू 10 की पावर -18, अंदर आ जाएगा 1 माइनस 1/n2 का होल स्क्वायर और जेड स्क्वायर. ठीक है जी, ये आपका है पहला वाला फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, ई लिख दिया. दूसरा वाला क्या हो जाएगा? सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, ये थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी, ये फोर्थ एक्साइटेशन एनर्जी. ई एक्साइटेशन एनर्जी उतारो. हाँ बना लो. क्वेश्चन भी लिख दिया मैंने. कैलकुलेट फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ लिथियम 2+ आयन, क्वेश्चन भी लिख दिया है. हाँ जी, कैलकुलेट फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी. इधर देखो, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कहां से कहां है? 1 से 2. तो मैंने बताया था कि छोटा नंबर क्या हो जाएगा? n1, बड़ा नंबर क्या हो जाएगा? n2. खत्म हो गया क्वेश्चन, अब बचा ही नहीं कुछ अब इसके अंदर. फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर -18 1 माइनस 1/4
डायरेक्ट लिख दिया मैंने, 1/2 का होल स्क्वायर दैट इज 1/4, और यहाँ पे आपका Z है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 9, डायरेक्ट लिख दिया। अब इसे सॉल्व करना है बस। 2.18 इंटू 10⁻18, तो ऊपर आ जाएगा आपका 3, नीचे 4 इंटू 9। मैं आंसर निकाल रहा हूँ मैं भी। वन पॉइंट 4715 इंटू 10⁻−17। ये आ रहा है आंसर 1.4715 इंटू 10⁻17 जूल्स। कैलकुलेशन मैंने भी सामने ही करी हुई है, देख लो। ठीक है जी, जरा इसको इसी को फिर से निकालो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, या तो उसको वहाँ से कन्वर्ट कर लो, एक तरीका तो ये है कि यहाँ से कन्वर्ट कर लो, या सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो। बेटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, थोड़ा आसानी से हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अरे बोलो भाई, समझ आ रहा है? हाँ जी, आ रहा है समझ में? इसको फिर से निकालो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फॉर्मूला आप लोगों ने सीखा हुआ है, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 1 माइनस 1/4 इंटू 9, 13.6 27 इंटू 4। इसे सॉल्व करना है आपने। सीधा 1 EV is equals to 1.6। हाँ वो भी तो, या तो आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो, डिवाइड करोगे ना, हाँ, या मैं वहाँ से कर रहा हूँ, कोई एक ही बात है, जल्दी करो। Uh, 91.8। देखते हैं। ये तो सीधा ही कट गया है। 91.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर आया है। ठीक है, अब आंसर देना आप मेरे क्वेश्चन का। ये आंसर आ गया, कर दिया कैलकुलेट, सही है बिल्कुल। दो बंदों ने वेरीफाई कर दिया, इन्होंने और मैंने। ठीक है, अगर मैं यहीं से ही पूछूं, इधर देखो पहले बोर्ड पर, ये मैंने आपके सामने एक्साइटेशन एनर्जी निकाल दी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, मतलब इसी क्वेश्चन का आंसर दो डिफरेंट यूनिट्स में निकाला है, एक जूल्स में निकाला है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला है। अगर मैं यहीं से आप लोगों से पूछूं एक्साइटेशन पोटेंशियल बताओ, तो क्या करोगे आप लोग? यहीं से ही, इसी क्वेश्चन से ही, इसी क्वेश्चन से पूछो एक्साइटेशन पोटेंशियल बताओ, क्या करोगे? ई हटा दो, तो क्या हो जाएगा आंसर? 91.8 वोल्ट। ठीक है ना, तो पहले फटाफट इसको उतारो फिर लिखो।
लिखो एक्साइटेशन पोटेंशियल डालो हेडिंग, कॉपीड, एक्साइटेशन पोटेंशियल हेडिंग डालो, इसमें लिख लो आप पोटेंशियल डिफरेंस, डेफिनेशन है ये, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच potential energy through which a free electron, potential difference through which a free electron must be accelerated potential difference through which a free electron must be accelerated from rest such that its kinetic energy becomes equal to excitation energy. Such that its kinetic energy becomes equal to excitation energy of the atom. Excitation energy of the atom is known as excitation potential. Potential difference through which a free electron must be accelerated from rest such that its kinetic energy becomes equal to excitation energy of the atom is known as excitation potential. कैलकुलेट करना सिखा दिया है आपका इलेक्ट्रॉन कोई अभी रेस्ट पर है, आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा, इलेक्ट्रॉन मोशन में आ गया ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी एक्साइटेशन एनर्जी के बराबर हो जाए, उसे हम बोलते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल. एक्साइटेशन पोटेंशियल इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आपने इसके अंदर कैलकुलेट करना होता है. और एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है? एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाए जो पहले रेस्ट में था, सच दैट काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू एक्साइटेशन एनर्जी. ठीक है जी, उसे बोलते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल. ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालो सेपरेशन एनर्जी. नेक्स्ट हेडिंग डालो सेपरेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी. सेपरेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी बहुत आसान है ये भी. एक्साइटेशन एनर्जी क्लियर हो गई है, आयनाइजेशन एंथैल्पी सीखा, एक्साइटेशन एनर्जी सीखा, आयनाइजेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल. सेपरेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी, ये है आपका न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, इंफिनिटी. सही है. क्वेश्चन है, मान लो आप इलेक्ट्रॉन को पहले वाले ऑर्बिट से जंप करा के इंफिनिटी में पहुंचा रहे हो तो क्या कहलाएगा? ये आयनाइजेशन एनर्जी. बस इसमें क्या होता है, पहले वाले ऑर्बिट को छोड़कर इलेक्ट्रॉन 2 से पहुंचा दो इंफिनिटी, 3 से पहुंचा दो इंफिनिटी, 4 से पहुंचा दो इंफिनिटी, 5 से पहुंचा दो इंफिनिटी, 6 से पहुंचा दो इंफिनिटी एंड सो ऑन. इसको बोलते हैं सेपरेशन एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी. बस पहला छोड़ दो, पहला सेपरेशन एनर्जी नहीं कहलाएगा, पहला वाला तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगा. आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी. ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉन को पहले वाले ऑर्बिट से जंप करा के इंफिनिटी में पहुंचा देते हो तो वो सेपरेशन एनर्जी नहीं कहलाएगा, वो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा. ठीक है, बट अगर आप इलेक्ट्रॉन को सेकेंड से उठा के इंफिनिटी में पहुंचा रहे हो, थर्ड से उठा के इंफिनिटी में पहुंचा रहे हो, फोर्थ से उठा के इंफिनिटी में पहुंचा रहे हो एंड सो ऑन, इस वाले को हम लोग बोलेंगे सेपरेशन एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी. तो आप खुद सोचो, अगर आप इलेक्ट्रॉन को सेकेंड से इंफिनिटी में पहुंचा रहे हो तो पहले इलेक्ट्रॉन को सेकेंड पे तो लाना पड़ेगा. और हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन स्पीशीज के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां पर होता है? पहले वाले पर होता है. तो थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई करी, इतनी एनर्जी सप्लाई करी, इतनी, ताकि वो सेकंड पर आ जाए. उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन सेकंड पर आ गया, अब इतनी एनर्जी सप्लाई कर दो ताकि इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पर आ जाए. ठीक है जी, तो फॉर्मूला बना लेते हैं एक बार इसका. वैसे डेल्टा ई का क्या फॉर्मूला था? अब तो याद हो जाना चाहिए, 2.18 इंटू 10 की पावर -18 1/n1 का होल स्क्वायर -1/n2 का होल स्क्वायर
जेड स्क्वायर। बट हम तो सेपरेशन एनर्जी निकाल रहे हैं, सेपरेशन एनर्जी के अंदर n1 1 के इक्वल नहीं होता है ना। किसके इक्वल हो सकता है? 2 के इक्वल हो सकता है, 3 के इक्वल हो सकता है, 4 5 एंड सो ऑन। और n2 क्या होगा आपका? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहां पुट कर दो। अब इसको लिख देते हैं सेपरेशन एनर्जी। 3 4 5 कैसे होगा? 2 से ही तो उठा सकते हैं तो 2 ही लिखा हुआ है मैंने। तो 3 से भी कर सकते हैं। हाँ, आप इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ तीसरे पहुंचा दो, फिर इन्फिनिटी में घुसा दो। मैंने आपको ये बात पहले ही बताई थी कि जब आप एनर्जी सप्लाई करते हैं तो ज़रूरी नहीं है एटम सीधा ही बाहर हो जाए, स्टेप बाय स्टेप भी बाहर हो सकता है। डिपेंड कर रहा है आप कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे भी मैटर होता है, यहाँ पे भी क्वेश्चन आपका डिपेंड करता है। सेपरेशन एनर्जी। और वैसे एक बात बताऊं, अगर आप वैसे तो ये सेपरेशन एनर्जी, पोटेंशियल, एक्साइटेशन एनर्जी आपको एंट्रेंस में हेल्प करेगा, बट अगर जर्नल्स और लॉजिक समझो तो मैंने आपको एक जर्नल्स का फॉर्मूला सिखाया है, ये वाला। आपने ट्रांजिशन आइडेंटिफाई करनी है, और मैंने क्या बोला था? ट्रांजिशन आइडेंटिफाई करने के बाद जो छोटा नंबर होगा, मतलब एनर्जी लेवल्स में जो छोटा एनर्जी लेवल होगा उसको n1 कर देना, और जो बड़ा एनर्जी लेवल होगा उसको n2 कर देना। अब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी टपक रहा हो, कहीं पे भी जा रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी शेल से इलेक्ट्रॉन निकल के किसी भी शेल में जा रहा हो, और किसी भी शेल में से इलेक्ट्रॉन वापस किसी भी शेल में आ रहा हो, ये ट्रांजिशन आपको समझ में आनी चाहिए। नंबर्स को आइडेंटिफाई करो, एनर्जी लेवल्स के नंबर्स को आइडेंटिफाई करो। छोटे वाले को n1 बोल दो, बड़े वाले को n2 बोल दो। सब में एक ही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, बस अलग अलग टर्म्स डिफाइन करा दी मैंने। एक्साइटेशन एनर्जी डिफाइन करा दी, और सेपरेशन एनर्जी अभी करवा दी। इससे पहले आयनाइजेशन एनर्जी करवाई थी। आयनाइजेशन एनर्जी तो बाकायदा बुक के अंदर भी आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। बस खत्म करो। सेपरेशन एनर्जी 2.18 इंटू 10⁻⁻18। यहां तो आपका n1 ही रहेगा, ये तो बदलेगा नहीं। यहां इन्फिनिटी डालो, 1/∞ 0। सही है। बस n1 1 नहीं होगा, मेंशन कर रखा है। n1 1 नहीं होगा। n1 1 कर दोगे वो आयनाइजेशन थैली बन जाएगी, ठीक है। उतारो। सेपरेशन की स्पेलिंग देखना। उधर कह रहा हूँ उधर, ठीक है। बस ध्यान रखना, n1 1 नहीं करना है। इधर देखो, n1 1 करते ही ये आयनाइजेशन थैली बन जाएगा। आप जरा ध्यान से देखो, आयनाइजेशन थैली जैसा फॉर्मूला नहीं है। n1 1 नहीं करना है, मैंने वहां लिख रखा है। नाम बताना जरा मुझे। अगर इलेक्ट्रॉन को सेकंड से इन्फिनिटी पहुंचाऊं तो इसको मैं फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी बोल सकता हूं। अगर इलेक्ट्रॉन को थर्ड वाले ऑर्बिट से इन्फिनिटी पहुंचाऊं तो सेकंड बोल सकता हूं, सेकंड सेपरेशन एनर्जी, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं SE। अगर इलेक्ट्रॉन को फोर्थ से इन्फिनिटी पहुंचाओ तो थर्ड सेपरेशन एनर्जी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने जूल्स में निकाला। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकालना हो तो 13.6 बाय n1 का होल स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। मैं फिर से यहां लिख देता हूं, n1 इज नॉट इक्वल टू 1, n1 इज नॉट इक्वल टू 1। चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बोलो क्वेश्चन। बोलो। इफ फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन लाइक सैंपल, मतलब हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन लाइक सैंपल का मतलब हाइड्रोजन नहीं है, मतलब Z नहीं पता मेरे को। इफ फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन लाइक सैंपल इज 15 वोल्ट,
देन कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ अ सैंपल। कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ अ सैंपल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना क्वेश्चन, वरना बहुत लेंदी हो जाएगा जूल्स में करोगे तो। इफ फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन लाइक सैंपल इज 15 वोल्ट, देन कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ अ सैंपल। यहां Z नहीं है, तो जब तक Z नहीं पता लगेगा तब तक क्वेश्चन नहीं होगा। समझ आया? Z नहीं है यहाँ पे, हाइड्रोजन लाइक सैंपल बोला है। हाइड्रोजन लाइक सैंपल का मतलब हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। अब वो हीलियम प्लस भी हो सकता है, लिथियम 2 प्लस भी हो सकता है, बेरिलियम 3 प्लस भी हो सकता है। तो सबसे पहले Z आइडेंटिफाई करो। Z आइडेंटिफाई हो गया, क्वेश्चन खत्म। हाँ जी, बताएं क्या क्वेश्चन था? फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन लाइक सैंपल। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन लाइक सैंपल, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज कितना दे रखा है बताना? 15 वोल्ट दे रखा है। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल है। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन आपका 1 से कहां जा रहा है? 2 पे जा रहा है। इतना तो मुझे पता लग गया, ठीक है। और बट ये तो पोटेंशियल है, अगर मुझे एनर्जी बनानी हो तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी बनानी हो तो आप क्या करो, उसको 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दो, बन गई एनर्जी। अब आपने एक्साइटेशन एनर्जी का बकायदा फॉर्मूला भी सीखा हुआ है। क्या था फॉर्मूला? 13.6 1/n1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n2 का होल स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। यही सीखा था। और ये दोनों तो बराबर है, तो 15 इज इक्वल टू 13.6 1/1 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, 4 लिख रहा हूं डायरेक्ट। और जेड स्क्वायर मुझे पता ही नहीं है, वही तो चाहिए मेरे को। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहां पर। 15 13.6 नीचे आ जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा 3/4 इंटू जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 15 इंटू 4, 3 नीचे गया, 13.6 भी नीचे गया। 3 5 15, 20/13.6। एक बात बताओ, मुझे Z चाहिए, मुझे उसकी जरूरत है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन आगे हो नहीं पाएगा। मेरी बात सुन रहे हो आप? इधर सुनो, Z की मुझे जरूरत है। अगर Z नहीं पता लगेगा मैं आगे क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा। बट क्या क्वेश्चन में लिटरली Z पूछा गया है? मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, अपना टाइम नहीं खराब करूंगा, ठीक है। अब आगे बताओ क्या है? कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी। हाइड्रोजन लाइक सैंपल है। हाइड्रोजन लाइक सैंपल के लिए आपने आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला आज ही सीखा है दोबारा से। 13.6 इंटू जेड स्क्वायर आज ही सीखा है दोबारा से। अरे ये था ना, n1 का होल स्क्वायर था। आयनाइजेशन एनर्जी के लिए n1 की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है, तो चला गया ये। तो यही तो बना फॉर्मूला, ठीक। अरे बोलो भाई कुछ। 13.6 देखो जेड स्क्वायर ऊपर निकाल रखा है आप लोगों ने। 20/13.6 कैंसिल कितना आ गया? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप देखो, अगर मैं Z को यहाँ पे मेहनत करता फिर यहाँ लगाता, यहाँ पे भी मेहनत करनी पड़ती, और Z के क्वेश्चन में पूछा भी नहीं गया। तो हमेशा ध्यान रखना, फ्यूचर के अंदर क्वेश्चन के अंदर जो डेटा आपसे पूछा गया है उसके लिए सॉल्व करो, ठीक है। और किसी के लिए सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। Z की मुझे जरूरत थी बट क्वेश्चन में Z कहीं पूछा नहीं गया, तो मैंने इसको एज इट इज छोड़ दिया, ठीक है। और देखो लकीली यहाँ पे जेड स्क्वायर ही यूज हो रहा है, जेड स्क्वायर ही निकाला है मैंने, और यहाँ पे भी जेड स्क्वायर ही यूज हो रहा है।
फर्स्ट आयन 160 160 चेक करो, आपके सामने है कैलकुलेशन, 20 इतनी सिंपल कैलकुलेशन आपके सामने है। यहां से जेड स्क्वायर निकल गया, इधर देखो, यहां से जेड स्क्वायर निकल गया। आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला 13.6 जेड स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फॉर्मूला, यहां पे जेड स्क्वायर घुसा दिया, जेड स्क्वायर खुदा 20 आ गया, तो सीधे सीधे कैलकुलेशन है। उसके बाद क्या है, सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल निकालना है। सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल निकालना है, तो उससे पहले तो एनर्जी निकालनी पड़ेगी मेरे को। सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी निकाल लो। फॉर्मूला क्या सीखा था आप लोगों ने, 13.6 1/n1 का होल स्क्वायर 1/n2 का होल स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। और सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाता है, n1 से, n1 1 से लेके, मतलब 1 से लेके 3, 1 से लेके 2 आपका फर्स्ट हो जाएगा ना, 1 से लेके 3 आपका सेकेंड हो जाएगा, बस खत्म हो गया। 13.6 1/1 का होल स्क्वायर 1/3 का होल स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। 13.6 यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 8/9, 8/9। और देखो जेड स्क्वायर ऊपर ही लिखा हुआ है, 20/13.6, 13.6 कैंसिल हो गया, यहां आ गया आपका 160/9, और इसको भी सॉल्व कर दो। एट 9 से 72, 7 9 से 63, 7 पॉइंट डाला 0, फिर से 7 आ गया 63, अब यही चलता रहेगा। तो ये आ गया मेरा 17.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही आंसर है। बट मेरे को ये नहीं बताना क्या पूछा गया है, पोटेंशियल पूछा गया है। ये तो मैंने एनर्जी निकाल दी, कुछ नहीं है, ई हटा दो, पोटेंशियल बन जाएगा। तो सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू 17.77 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये आयनाइजेशन एनर्जी का निकालना है। तो मैं डायरेक्ट कैसे निकालता, हाँ तो ये तो करूँ डायरेक्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हाँ, पूछा तो गया, हाइड्रोजन लाइक सैंपल की आयनाइजेशन थेरेपी निकालनी है, हाइड्रोजन लाइक सैंपल की निकाल, सेकंड एक्साइटेशन। कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, दो अलग चीजें हैं। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलू बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी मतलब सेपरेशन एनर्जी है ना, बोलो मेरे भाई, लिखो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक सिस्टम, फिर से आ गया जेड नहीं पता, फिर से जेड नहीं पता, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक सिस्टम कॉरस्पॉन्डिंग टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, बता दिया उसने। बाइंडिंग एनर्जी कहां से कैलकुलेट करनी है, इस बार क्वेश्चन थोड़ा सोच के करना, डायरेक्ट डेटा नहीं दे रखा, घुमा फिरा के पकड़ा रखा डेटा। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक सिस्टम कॉरस्पॉन्डिंग टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज गिवन, ब्रैकेट में लिख लो या साइड में लिख लो, 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ए पार्ट, आइडेंटिफाई दी सैंपल, मतलब जेड निकालना है। अब आपको जेड सॉल्व करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई द सैंपल, आइडेंटिफाई द सैंपल, अब आपको जेड निकालना है। बी लिखो आयनाइजेशन एनर्जी,
आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सैंपल, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सैंपल। जब Z पता लग जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी चुटकियों में निकल जाएगी। C लिखो, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड, एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू कॉज द ट्रांजिशन, एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू कॉज द ट्रांजिशन फ्रॉम, energy of photon required to cause the transition from second state to third excited state, second state to third excited state। D लिखो, wavelength of emitted photon, wavelength of emitted photon when electron falls, wavelength of emitted photons when electron falls from first excited state, wavelength of emitted photon when electron falls from first excited state to ground state। स्टार्ट करें। अच्छा क्वेश्चन है, काफी सारे कॉन्सेप्ट यूज हो गए इसके अंदर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना, क्योंकि हाँ जी कॉरस्पॉन्डिंग टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। एक मिनट, आप क्या पूछ रहे हैं? डी, वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। आप क्या पूछ रहे हैं? हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट क्या है, देखो बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली सेपरेशन एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। हाइड्रोजन एक सैंपल कॉरस्पॉन्डिंग टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। बाइंडिंग एनर्जी के अंदर आपने क्या पढ़ा था? N1 को छोड़कर, सॉरी 1 को छोड़ के 2 से इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी, 4 से इन्फिनिटी, 5 से इन्फिनिटी एंड सो ऑन बाइंडिंग एनर्जी होती है। पता तो लगे कौन सी बाइंडिंग एनर्जी है, तो बोला हुआ है उसने सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है 3। इलेक्ट्रॉन आपका 3 से इंफिनिटी जा रहा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग की बाइंडिंग एनर्जी आपको दे रखी है कितनी? 13.5। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला लिखो पहले आप लोग। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 1/n1 का होल स्क्वायर, इतना मतलब सॉरी ज़्यादा हो जाएगा वो था, Z स्क्वायर। ठीक है, तो 13.6 3 3 ज़ा 9 और Z स्क्वायर हमें निकालना है। और बाइंडिंग एनर्जी आपको 13.5 दे रखी है, उसको आप 13.6 कंसीडर कर लो। ठीक है, क्योंकि हर जगह आपका आंसर क्लोज टू आएगा, मतलब 3 निकालना चाहोगे तो 2.99 आएगा। ठीक है, तो उसको 13.6 ही कर रहा हूं मैं। Z स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया, 9 Z आपका 3, पहला पार्ट आ गया। ठीक है, मैंने 13.5 को 13.6 रख दिया है ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए। आप वहां पे भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं है। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी निकालना है। आयनाइजेशन एनर्जी निकालना है 13.6 Z स्क्वायर, है ना। आयनाइजेशन एनर्जी का तो यही फॉर्मूला बताया मैंने। अगर आपको N1 रखना है तो रख दो, फिर वो 1 ही पुट करना है बाय द वे आपको। तो 13.6 इंटू 9 122.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन्स रिक्वायर्ड टू कॉज द ट्रांजिशन फ्रॉम सेकेंड स्टेट, मतलब 2 से आपने इलेक्ट्रॉन पहुंचाना है कहां पर? थर्ड एक्साइटेड स्टेट, मतलब 4th।
तो इलेक्ट्रॉन को अगर आप यहां से यहां पहुंचाना चाहोगे तो आपको फोटोन सप्लाई करना पड़ेगा, उसके अंदर एनर्जी होगी, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन आपका 2 से 4 चला जाएगा। तो फॉर्मूला पढ़ रखा है आप लोगों ने? हो गया 13.6 1/n1 का होल स्क्वायर 1/n2 का होल स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। 13.6 1/n1 इज 1/2 का होल स्क्वायर माइनस n2 1/4 सॉरी 1/4 का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर इज 9। अब इसे सॉल्व कर दो। 13.6 3 4 4 the 16 4 4 the 16 4 3 the 12 4 4 the 16 3.4 27 कितना आ रहा है? 183.6 पक्का? कैसे आ रहा है 183.6? क्योंकि मुझे वही डाउट लग रहा था, इतना बड़ा नंबर कैसे आ जाएगा, या तो मैंने डेसिमल कुछ गलत कर दिया है। 4 to the 8 पेज आ रहा है। 3 4 9 सा 36 2 पॉइंट डाला 0 5 पहला था 22.95 22.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डी पार्ट wavelength of the emitted photon when electron falls from first excited state to ground state। बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा फिर से ये डस्टर। ये वाला पोर्शन रब कर दूं। ट्रांजिशंस पहले आइडेंटिफाई कर लिया करो, फिर फॉर्मूला अपना आप लग जाएगा। क्या बोल रहा है? आपने वेवलेंथ निकालनी है किसकी? एमिटेड फोटोन की, जब इलेक्ट्रॉन आपका पहली एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर आएगा। ग्राउंड स्टेट का मतलब है 1, पहली एक्साइटेड स्टेट का मतलब है 2। इलेक्ट्रॉन आपका 2 से 1 पर आएगा। ठीक है जी। तो n1 की वैल्यू कितनी है? 1 है। n2 की वैल्यू कितनी है? 2 है। सही है। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 1/1 का होल स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। 13.6 4 3 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। यही आ गया? नहीं, ये नहीं आया, सॉरी। 3 9 ज़ा 27/4 3.4 इंटू 27 3.4 27 4 7 ज़ा 28 ना? अरे नहीं, वो अलग है, ये अलग है। मुझे लगा वो सेम। कहाँ से सेम आ रहा है? अच्छा हाँ, सेम है, सेम। अच्छा सेम ही तो बस अपॉन
अच्छा ठीक है, तो 3.4 इंटू 27 आपका आ जाएगा 91.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर मेरा यहाँ नहीं खत्म हुआ, क्योंकि इसका कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ। अब आपको देखो एक वेवलेंथ वाला फॉर्मूला कराया था 12400 बाय लैम्डा, और ये वाला लैम्डा एंगस्ट्रॉम में था, ठीक है, और ये वाली एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी। तो 91.8 यहाँ डाल दिया, 12400 ये वाला लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है, तो लैम्डा एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 12400 91.8। इसे सॉल्व करना है। इसका भी डेसिमल हटा दूँ, 5 4 से 20, 2 बचा, 5 5 से 25, 5 9 से 45। तो फिर से बड़ा नंबर ही बन गया। करो भाई, कैलकुलेट करो। खोल के देना, बोलो। लॉक खोल के देना। राउंड ऑफ कर दिया मैंने, राउंड ऑफ कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया। सही है आपका आंसर। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही है। एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।